राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गुप्त जी को। साहित्य के आकाश में जिस कवि ने अपनी लेखनी से राष्ट्रभक्ति की लौ जलाई और जिन्हें खुद महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी है, तो आज हम इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी से साक्षात्कार करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चाहे किसी भी विधा में हो या जो भी महत्वपूर्ण तथ्य गुप्त जी से संबंधित हैं, हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, वो छूटने न पाएं। तो पूरा समेटने का प्रयास किया गया है इसमें। वैसे तो गुप्त जी का साहित्य एक समुद्र की तरह है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सेलेक्ट की है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत वीडियो आपको मिला करेंगी। तो आज के रचनाकार में हमारे गुप्त जी हैं, आइए इनको देखते हैं। गुप्त जी का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। और जन्म स्थान पूछा जाएगा तो कहाँ? चीरगांव, झांसी। और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो चीरगांव, झांसी के हमारे गुप्त जी हैं। और निधन इनका हो गया 11 दिसंबर 1964 को। तो इनका जन्म भी याद रखेंगे, निधन भी याद रखेंगे, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो जन्म 1886 में, निधन 1964 में। गुप्त जी के पिता का नाम था रामचरण गुप्त और इनकी माता का नाम था काशी बाई। इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी के गुरु का नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनका मूल नाम था मिथिलाधिप नंदिनी शरण। मैथिली शरण का मूल नाम था मिथिलाधिप नंदिनी शरण। तो हमने जन्म, जन्म स्थान, निधन, पिता, माता, गुरु और मूल नाम गुप्त जी का देखा। अब इनके कुछ उपनाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए उन्हें देखते हैं। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है और किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा है। दद्दा नाम से ये लिखते थे। कौटुंबिक कवि, इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। ये आधुनिक युग के तुलसी कहे जाते हैं। ये सामंजस्यवादी कवि कहे जाते हैं और कहने वाले शुक्ल जी हैं। क्यों कहे हैं? क्योंकि ये वर्तमान का और अतीत का इतना अद्भुत समन्वय करते हैं कि उसको पढ़ने के बाद लगता है कि ये सच में सामंजस्यवादी कवि हैं। तो इसीलिए शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि की उपाधि दी है। मधुप, इनका उपनाम मधुप भी है। ऋषिकेंद्र, ब्रज भाषा में ये ऋषिकेंद्र नाम से रचनाएं लिखते थे। और हरिगीतिका छंद के बादशाह कहे जाते हैं। प्रश्न बनेगा कि हरिगीतिका छंद के बादशाह कौन है? तो राष्ट्रकवि गुप्त जी हैं। और द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो वो भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये सब जो उपनाम हैं इनके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकवि, दद्दा, कौटुंबिक कवि, आधुनिक युग के तुलसी, सामंजस्यवादी कवि, मधुप, ऋषिकेंद्र, हरिगीतिका के बादशाह और द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि। आधुनिक काल के कवियों में पारिवारिक जीवन के सबसे बड़े चितेरे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल के कवियों में पारिवारिक जीवन के सबसे बड़े चितेरे कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी और बाद में इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी।
तो शुरुआती दिनों में जब तक द्विवेदी जी से इनका परिचय नहीं हुआ था अपने गुरु से, तब तक तो इनकी पत्रिकाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। जब द्विवेदी जी से परिचय हुआ, इन्होंने खड़ी बोली बहुत अच्छी रचनाएं लिखी खड़ी बोली में, तो फिर इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी की प्रथम कविता पूछी जाती है हेमंत है। कब प्रकाशित हुई? 1905 में सरस्वती पत्रिका में। तो द्विवेदी जी की गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की पहली कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित? सरस्वती में। और प्रथम काव्य संग्रह गुप्त जी का रंग में भंग कब प्रकाशित? 1909 में। तो प्रथम कविता हेमंत 1905, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909। आइए इनके काव्य संग्रहों को देख लेते हैं। पहला काव्य संग्रह है रंग में भंग 1909, तिलोत्तमा 1915, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929। झंकार का डेट पूछा जाता है, वैसे तो इनकी सब रचना का डेट पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में। इसके बाद द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में और विष्णुप्रिया 1957 में। तो 11 रचनाएं जिनका डेट आपको याद रखना है। अभी और रचनाएं हैं बट ये 11 का डेट आपको याद रखना है। रंग में भंग 1909, तिलोत्तमा 1915, जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। अन्य प्रमुख ग्रंथ देख लीजिए, जैसे वैतालिक है, पत्रावली है, शकुंतला है, लीला है, विकट भट्ट है, आर्य है, स्वदेश संगीत है, हिंदू है, त्रिपथगा है, वक संहार है, शक्ति, वन वैभव, सैरंध्री, गुरुकुल, झंकार, उच्छ्वास पंत जी का भी है, ये भी लिख दिए हैं बट इनका फेमस नहीं है। सिद्धराज, मंगलघट, नहुस नाटक गोपाल चंद गिरधर दास का, नहुस काव्य गुप्त जी का है, पूछा जाता है। कुड़ाल गीत पूछा जाता है। अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला पूछा जाता है। विश्व वेदना, अजित, प्रदक्षिण, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजलि और अर्घ्य, भूमि भाग, राजा और प्रजा, रत्नावली, उर्मिला नवीन जी का भी है, इनका भी है। जैनी, पदम प्रबंध। तो अन्य रचनाएं भी हमने देखी 45 तक। तो अब इन अन्य रचनाओं में से कौन कौन इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है या पूछा गया है? ऊपर के 11 तो सब इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैं ये बता देती हूँ, जैसे वैतालिक, विकट भट्ट, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, वक संहार, शक्ति, वन वैभव, सैरंध्री, गुरुकुल, झंकार और उच्छ्वास, ये भी लिखे हैं, बस ये ध्यान रखना है। सिद्धराज, मंगलघट, नहुष, कुड़ाल गीत, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजलि और अर्घ्य, जैनी, उर्मिला। बस जितना जितना मैं टिक लगाई हूँ ना, ये आपको याद होना चाहिए इनकी रचना, तो इसे ध्यान देंगे। ठीक, तो इनकी काव्य रचनाएं हो गई। आइए कुछ देखते हैं और तथ्य हैं। गुप्त जी ने 2 महाकाव्य तथा 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया है। ध्यान रखिएगा, इसे पूछा जाता है कि गुप्त जी ने कितने महाकाव्य लिखे हैं, तो 2, खंड काव्य 19। 2 महाकाव्य हैं कौन कौन से? तो एक है साकेत और दूसरा है द्वापर। साकेत 1931, द्वापर 1936। तो ये हमने देखा। अब रंग में भंग रचनाओं के बारे में थोड़ी सी शॉर्टकट में जान लेते हैं एक एक लाइन, क्योंकि गुप्त जी की रचनाएं हैं, आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। राष्ट्र कवि हैं और अपने राष्ट्र कवि की रचनाओं के बारे में एक एक लाइन अगर हम नहीं जानेंगे तो प्रश्न बनेगा तो हम गलती कर देंगे, तो इसे जानना जरूरी है। रंग में भंग 1909 में आता है, ये तो हम देखे ही हैं।
इसमें एक राजपूती घराने की कथा है। तो गुप्त जी की किस रचना में राजपूत घराने की कथा है? रंग में भंग। जयद्रथ वध, इसमें अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया गया है और जयद्रथ का वध इसमें भी चित्रित है। फिर भारत भारती 1912 में प्रकाशित होती है। भारत भारती गुप्त जी की ख्याति का आधार है। भारत भारती गुप्त जी की ख्याति का आधार है। इसी रचना पे महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी भारत भारती लिखने के कारण। और भारत भारती के 3 खंड हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। कितने खंड हैं भारत भारती के? 3। अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। तो पूछेगा भारत भारती के कितने खंड हैं? 3। कौन कौन? अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। अब आती है झंकार। तो जो झंकार रचना है गुप्त जी का, ये रहस्यवादी गीतों का संकलन है। तो पूछा जाएगा कि गुप्त जी की कौन सी रचना है जो रहस्यवादी गीतों का संकलन है? तो वो झंकार है, 1929 में आती है ना। फिर साकेत है महाकाव्य, जो 1931 में प्रकाशित होता है, जिस पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। ये इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। यदि पूछा जाएगा कि इनको प्रसिद्धि किससे मिली, तो भारत भारती से। और इनका सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? तो वो साकेत है। राम काव्य पे आधारित है। इसमें 12 सर्ग हैं साकेत में। कितने? 12। 9वें और 10वें सर्गों में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। तो 9वें और 10वें सर्गों में उर्मिला का विरह वर्णन है। साकेत पाली भाषा का शब्द है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। और डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आने वाला प्रश्न है कि साकेत को जीवनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। पद्मावत को रूपक कहे हैं, साकेत को जीवनवादी कहे हैं। रामायण के उपेक्षित पात्र उर्मिला के विरह और त्याग को केंद्र में रख के लिखा गया है साकेत। साकेत गुप्त जी ने किसके कहने पे लिखा? द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। द्विवेदी जी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये लेख किससे प्रभावित होकर लिखा था? तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो अब द्विवेदी जी के इस लेख से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिख दिया। भाई हम क्यों उदासीन रहें? और मंगला प्रसाद मिला और सर्वश्रेष्ठ काव्य इनका हो गया साकेत। 12 सर्ग ध्यान देंगे। अब गुप्त जी का है यशोधरा, जो 1932 में प्रकाशित होता है। ये चंपू काव्य है और इसकी नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। तो उन्हीं के जीवन पे ये केंद्रित है। खंड काव्य है, 1932 में होता है प्रकाशित और चंपू काव्य है, याद रखेंगे। इसके बाद है द्वापर। द्वापर होता है 1936 में, महाकाव्य है द्वापर। फिर है जय भारत, 1952 में प्रकाशित और महाभारत की कथा वर्णित है इसमें। फिर विकट भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन विकट भट्ट में है। तो प्रश्न बनेगा कि गुप्त जी की किस रचना में जोधपुर के एक राजपूत सरदार के 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो वो विकट भट्ट है, याद रखेंगे। और ये ध्यान देना है आपको कि जब पूछे कि राजपूत सरदार का उल्लेख किस रचना में है, तो बताएंगे रंग में भंग। लेकिन जब 3 पीढ़ी की नाम ले ले कि राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों की कथा किसमें है, तो विकट भट्ट बताएंगे। ठीक। अब रचनाओं की विशेषता जितना जानना था हमने जाना। अब इनके अनुदित कुछ काव्य हैं वो देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध इनकी अनुदित रचना है। वृत्त संहार है और मेघनाथ वध है अतुकांत छंद में अनुदित रचना। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। तो ये याद रखेंगे आप कि गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किस नाम से किया? तो मधुप उपनाम से।
जैसे मेघनाथ वध हो गया, विरहड़ी ब्रजांगना हो गया और वीरांगना हो गया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य भी लिखा है। तो पूछेगा कि मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य किसने लिखा है, तो वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन्होंने रुबाइयत उमर खय्याम का अनुवाद किया है, रुबाइयों का। फिर स्वप्नवास दत्तम भास के नाटक का अनुवाद किया है, भास के प्रतिमा नाटक का अनुवाद किया है, दूत घटोत्कच का अनुवाद किया है और आविमारक का भी अनुवाद किया है। अब इनकी रचनाएं को वर्गीकरण किया गया है कुछ भागों में, वो देखते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनकी कौन सी रचना है जो पुराण आधारित है, कौन रामायण आधारित है। तो पुराण आधारित इनकी रचना है 3 ठो, शक्ति, द्वापर, नहुष। ये 3 रचनाएं पुराण आधारित हैं, शक्ति, द्वापर, नहुष। और रामायण आधारित भी 3 रचना है, साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा। याद रखेंगे, पंचवटी प्रसंग निराला का, पंचवटी गुप्त जी का। और महाभारत आधारित 4-5 रचनाएं हैं जो महाभारत पे आधारित है। एक है जयद्रथ वध, दूसरा सैरंध्री, तीसरा वक्षसंहार, वन वैभव, हिडिंबा। तो महाभारत आधारित है जयद्रथ वध, सैरंध्री, वक्षसंहार, वन वैभव, हिडिंबा। इसके बाद ऐतिहासिक कौन सी रचनाएं हैं, तो वो रंग में भंग है और सिद्धराज है। बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है, तो यशोधरा है और अनग है। सिख धर्म से संबंधित रचना कौन सी है, तो गुरुकुल है। इस्लाम संबंधी रचना कौन सी है, तो काबा और करबला है गुप्त जी का, जो इस्लाम संबंधी रचना है। और करबला नाटक प्रेमचंद का, काबा और करबला इस्लाम संबंधी रचना गुप्त जी की। ठीक, तो इनकी रचनाओं का शॉर्टकट में वर्गीकरण भी आपने यहाँ देख लिया। अब प्रमुख विशेषता कुछ देख लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में, तो आप भी इसे ध्यान रखेंगे। भारत भारती रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली इनको, तो इस रचना की प्रेरणा गुप्त जी को मुसद्दस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। तो भारत भारती किससे प्रेरित होकर लिखे हैं गुप्त जी, मुसद्दस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से। तो ध्यान देना है, मुसद्दस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी के भारत दर्पण से प्रभावित होकर इन्होंने भारत भारती लिखा। फिर साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से एक लेख लिखा था, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता। और ये लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित होकर लिखा था। और इसी से प्रभावित होकर लेख से कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से प्रभावित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखा। तो यह भी मैं बताई थी। और साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है और उसका नायक लक्ष्मण है। साकेत में मेन उर्मिला और लक्ष्मण ही हैं। तो ये हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख पंक्तियाँ इनकी काव्य रचनाओं से, जो कि बहुत बहुत चर्चित जो हैं वही रहेंगी। जैसे साकेत से इनकी बहुत पंक्तियाँ हैं, 2 तो मैंने रखा है जो बहुत चर्चित हैं। एक तो ये है, आया हुआ है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए ये तो सहज संभाव्य है। फिर दूसरी है साकेत से कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो ये भी साकेत से, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है और संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, दोनों साकेत से। इसके बाद यशोधरा से गुप्त जी की रचनाएं देख लेते हैं। पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। फिर यशोधरा से है
कि इतनी भी समझ नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो ये भी यशोधरा से है। फिर यशोधरा से है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये भी यशोधरा से 3 पंक्तियां महत्वपूर्ण हमने देखी। अब पंचवटी से देख लीजिए। पंचवटी से है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये पंचवटी से गुप्त जी का है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। इसके बाद भारत भारती से इनकी पंक्ति देख लीजिए। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर आज ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। फिर भारत भारती से एक और पंक्ति देखिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। और ये पंक्ति यहाँ मिस्टेक से हो गया है, ये सनेही जी की पंक्ति है, इसे काट देंगे। ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की पंक्ति है, यहाँ आ गई है। वीर भाव की कविता देखी तो भटक भटक के ये भी आ गई। चलिए आ जाइए। अब मनुष्यता कविता है इनकी, गुप्त जी की। उससे एक पंक्ति है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। गुप्त जी की है। इसमें हमेशा पूछा जाता है अनुप्रास कौन सा है, तो लाटा अनुप्रास है। मनुष्यता कविता गुप्त जी की है। उसी से पंक्ति है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके बाद राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, पद्म विभूषण की उपाधि दी गई है इनको, सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से। साकेत पे देखिए ये मांगला प्रसाद मिला है। और राज्यसभा के सदस्य 2 बार राज्यसभा के लिए ये मनोनीत किए गए थे। इसके बाद नाटक देख लीजिए। तो गुप्त जी ने मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। तो अनघ इनका गीति नाट्यम नाटक है, मौलिक है। और तिलोत्तमा है, चंद्रहास है। तो अनघ ध्यान देंगे, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, इन्हीं तीनों नाटकों को आपको ध्यान देना है। इसके बाद संस्मरण देख लीजिए। गुप्त जी का एक संस्मरण है श्रद्धांजलि स्मरण, ये याद रखिएगा। श्रद्धांजलि स्मरण, संस्मरण किसका है? गुप्त जी का। और एक संस्मरण है इसी से मिलता जुलता, स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये किसने लिखा है। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये किसका संस्मरण है? श्रद्धांजलि स्मरण तो गुप्त जी ने लिख दिया संस्मरण 1979 में। और स्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी है बताएंगे। तो यहीं पे हमारे गुप्त जी होते हैं समाप्त। काव्य ज़्यादा लिखे हैं, बाकी कुछ नाटक लिखे हैं 2-3, एक संस्मरण लिखे हैं। पुरस्कार पे ध्यान देना है, पंक्ति पे ध्यान देना है, उपनाम पे ध्यान देना है और रचनाओं की विशेषता पे ध्यान देना है। अब इससे आगे गुप्त जी नहीं जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और इन सब का टेस्ट आपके एप्लीकेशन पे आगाज बैच में मॉक टेस्ट होगा। आप सभी साथी जुड़ सकते हैं, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे। 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। और मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो सब मिलेगा। हम वीडियो में आपको बच्चन सिंह के बुक से 2000 वन लाइनर कराएंगे ऐप पर, 22,000 व्याकरण की प्रश्नोत्तरी कराएंगे। और नोट्स का रिवीजन शुरू कर दिया गया है शुरू से एकदम। तो बहुत अच्छी चीज़ें ऐप पर भी शुरू हुई हैं, हाल ही में भी बिल्कुल नया शुरू हुआ है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, अभी देर नहीं हुआ है। फीस बहुत कम है, मात्र 999। और संडे को टेस्ट है, आज चूँकि आप लोग
लोगों का नई कविता स्पेशल मॉक टेस्ट है और 125 प्रश्नों का PDF टेस्ट है। आंसर की शाम को चली जाएगी। मॉक टेस्ट कुछ लोगों ने दिया है, हमने स्कोर भी देखा, बहुत अच्छा किया है आप लोगों ने। मुझे डर था कि नई कविता का है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस दिए हैं मॉक टेस्ट में। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सब भी जुड़ें और टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, अपनी कमी का पता नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कितना तैयार हुआ है। इसी नंबर पे आप मैसेज कर देंगे कि मैम हमें भी आगाज बैच से जुड़ना है, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। और ये क्लास कैसी लगी सब लोग कमेंट में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक काम करिएगा कि कम से कम 2-3 लोगों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा इसे। जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं सभी तक ये क्लास पहुँचनी जरूर चाहिए। तो इसी तरह मैं प्रतिदिन रोचक और अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, देर ना हो जाए आपको देखने में। पहले ही देखना है, वीडियो मिस नहीं करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।